प्रदेश में सोमवार को कोरोना के 120 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 330 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी। राज्य में कोरोना का आंकड़ा 94,923 पहुंच गया है और 89,882 मरीज ठीक हो चुके हैं। सोमवार को देहरादून जिले से 36, हरिद्वार से 23, नैनीताल जिले से 38, उधम सिंह नगर से 10, पौड़ी से 0, टिहरी से 0, चंपावत से 0, पिथौरागढ़ से 1, अल्मोड़ा से 4, बागेश्वर से 0, चमोली से 3, रुद्रप्रयाग से 1, उत्तरकाशी से 4 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 6 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 1617 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य में वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव केस 2136 हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी एक्शन मोड में आ गई हैं। सोमवार को वह हल्द्वानी कोतवाली पहुंची। सबसे पहले उन्होंने सड़क सुरक्षा महाअभियान को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और उनके सवालों का जवाब दिया। उन्होंने सबसे पहले नशे पर प्रहार किया। एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने कहा कि स्मैक के बढ़ते चलन को रोकना प्राथमिकता होगी। मैदानी इलाकों में नशा पहाड़ों की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने में जनता के सहयोग की भी जरूरत होगी। इस बारे में पता चलते पर कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए फेसबुक व व्हाट्सएप मौजूद है। नशा कारोबारियों के साथ पुलिस कर्मियों के संबंध पर उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी। जितनी जल्दी यह बात समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो कानून का पाठ पढ़ाना हमें आता है। पुलिस कैसे काम करती है यह हम आसानी से बता सकते हैं। हमारे शहर के लिए जो मेरी प्राथमिकता रहेंगी वो बेशक सबसे पहले तो उसमें नशा ही रहेगा, क्योंकि मैं देखती हूँ कि यहाँ पे युवाओं में जो है नशा की बैंड बनाता जा रहा है। दूसरा, यहाँ से जो है नशे का जो सामान है, स्मैक हो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो हैं ऊपर पहाड़ों में भी जा रहे हैं। तो नो डाउट यहाँ से नशा जो है ऊपर भी लोगों को कंटामिनेट कर रहा है, जनरेशन को खराब कर रहा है। तो मेरा फोकस जो है नशे के खिलाफ रहेगा, साथ ही साथ महिला सुरक्षा पे मेरा खास ध्यान रहेगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तराखंड का सफर हार के साथ खत्म हुआ है। अंतिम मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने उत्तराखंड को सुपर ओवर में हराया। सुपर ओवर में छत्तीसगढ़ ने 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन बनाए थे। जवाब में उत्तराखंड की टीम केवल 3 रन बना पाई। उत्तराखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 5 मुकाबलों में से केवल 1 में जीत हासिल की। उत्तराखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। बल्लेबाजी में जय बिष्टा ने सर्वाधिक 60 गेंदों में 92 रनों की पारी खेली। वहीं छत्तीसगढ़ की ओर से सौरभ मजूमदार ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए। उत्तराखंड की ओर से गेंदबाजी में अग्रिम तिवारी, मयंक मिश्रा और आकाश ने 2-2 विकेट हासिल किए। वहीं दीक्षांशु नेगी को 1 विकेट मिला। सुपर ओवर में उत्तराखंड के लिए आकाश ने गेंदबाजी की। उन्होंने दूसरी गेंद पर विशाल सिंह को पवेलियन भेज दिया था, लेकिन इसके बाद हरप्रीत सिंह भाटिया ने 15 रन बना डाले। जवाब में उत्तराखंड के सलामी बल्लेबाज जय बिष्टा और कुणाल चंदेला केवल 3 रन बना पाए। प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड ने अपनी प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराने के लिए छात्रों से अप्रैल तक तैयार होने को कहा है। बोर्ड की ओर से लिखित परीक्षाएं मई में कराई जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक कोविड काल को देखते हुए इस बार परीक्षाओं की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। यही वजह है कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं अप्रैल में शुरू होंगी। बोर्ड ने बताया कि मई में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जून में घोषित कर दिया जाएगा। लिहाजा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं मई में कराने की घोषणा की है। ऐसे में उत्तराखंड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं अप्रैल में कराने के बाद लिखित परीक्षाएं मई में शुरू हो सकती हैं। बोर्ड के परीक्षार्थियों की संख्या इस बार पिछले साल से कुछ कम है। शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर के मुताबिक 28 जनवरी को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है। बैठक में परीक्षा कैलेंडर तय करने पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में विभिन्न जिलों की ओर से परीक्षा केंद्र घोषित किए जा चुके हैं। इसके अलावा बोर्ड के छात्र छात्राओं से परीक्षा फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। बताया गया है कि इस बार कोरोना के चलते परीक्षाएं देरी से होंगी। प्रदेश के पोल्ट्री फार्मों को बर्ड फ्लू के संक्रमण से दूर रखा जा रहा है। यही वजह है कि पोल्ट्री फार्मों में फ्लू का कोई भी केस सामने नहीं आया है। पशुपालन विभाग की ओर से प्रदेश भर के पक्षियों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। कोटद्वार और देहरादून क्षेत्र में पाए गए मृत कौवों की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने एहतियाती तौर पर सभी जिलों में पोल्ट्री फार्मों से सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रदेश भर में 1000 से अधिक सैंपल IVRI बरेली भेजे गए हैं। इसमें से नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ समेत 11 जिलों से भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि चंपावत व बागेश्वर की रिपोर्ट के आने में अभी समय है। वन विभाग ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए तराई केंद्रीय वन प्रभाग के 2 RO का नंबर जारी किया है। इसमें हल्द्वानी RO का नंबर 94129,
970709 है, जबकि रुद्रपुर आरओ का नंबर 9761374845 है। इन नंबरों पर संपर्क कर लोग मृत पक्षियों की सूचना विभाग को दे सकते हैं। पशुपालन निदेशक डॉक्टर के जोशी ने बताया कि प्रदेश में अभी तक पोल्ट्री सेक्टर बर्ड फ्लू से सुरक्षित है। विभाग ने जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम गठित की है, जिसके माध्यम से पोल्ट्री फार्मों पर रोजाना निगरानी रखी जा रही है। कुंभ मेले की तैयारियों में प्रदेश सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है। भव्य और दिव्य कुंभ में शामिल होने वाले लोगों को उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलेगा। इसके लिए कुंभ नगरी में सरकारी दफ्तरों, पुलों, घाटों की दीवारों पर लोक संस्कृति को दर्शाती कला चित्रों को बनाया जा रहा है। कुंभ नगरी को आकर्षक व रंग बिरंगा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य होगा। इसकी भव्यता और दिव्यता को उकेरने के लिए वॉल पेंटिंग का सहारा लिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश की लोक संस्कृति आध्यात्मिक चेतना को दर्शाने वाले चित्रों को उकेरने का आदेश दिया गया है। इसमें से बहुत सा काम हो भी गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कुंभ नगरी को साफ सुथरा रखने की जद्दोजहद में लगी है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कुंभ मेला क्षेत्र को चित्रों से सजाने में विभिन्न संस्थाओं का सहयोग दिया जा रहा है। राज्य के अनेक चित्रकार इस भव्य कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहे हैं। आशा करते हैं कार्य में कोई बाधा न आए। तराई क्षेत्र में हिमालयी गिद्ध काफी तेजी से कम हो रहे थे, जिसने पर्यावरण विभाग को चिंता में डाल दिया था। अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हिमालयी गिद्धों ने हाल ही में तराई केंद्रीय वन विभाग के टांडा रेंज में आना शुरू कर दिया है। 1 दशक से भी अधिक समय बाद रेंज में हिमालयी गिद्ध दिखने से वन महकमा बेहद उत्साहित है। दरअसल वन परिस्थितियों के संतुलन के लिए इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। गिद्ध मुर्दाखोर पक्षी होते हैं और मृत पशुओं से अपना आहार ग्रहण करते हैं। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तकरीबन 1 दशक पहले तराई भाबर में गिद्धों की गिनती काफी अच्छी थी। तराई पश्चिमी वन विभाग के फांटो रेंज और रामनगर रेंज में गिद्धों के डेरे होते हैं। इन गिद्धों पर शोध करने के लिए विदेशी छात्र भी यहाँ आते थे, लेकिन मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा डाइक्लोफेनेक और ऑक्सीटोसिन ने गिद्धों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। इन दवाओं का इस्तेमाल पेन किलर के तौर पर भी किया जाता है। दवा ग्रहित मृत पशुओं को खाने से गिद्धों की किडनी पर असर पड़ने लगा, जिससे गिद्धों की तादाद कम होने लग गई। लेकिन अब तराई में फिर से गिद्धों की आमद हुई है। टांडा रेंज के रेंजर अजय लिंगवाल ने बताया कि गिद्ध हिमालय और आसपास तिब्बती पठार की मूल निवासी हैं। इसे IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। पहाड़ों की शान और ठंड की पहचान को बरकरार रखने वाले बांज के पेड़ प्रदेश के जंगलों से खत्म हो रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में ग्रामीणों की जिंदगी में अहम भूमिका निभाने वाले बांज के जंगलों का स्थान अब चीड़ के पेड़ों ने लेना शुरू कर दिया है। बांज जंगलों को उत्तराखंड में हरा सोना भी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञानियों की माने तो राज्य में बांज की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें तिलौज, रियांज और खड़सू शामिल हैं। ये सभी प्रजातियां मध्य हिमालयी क्षेत्रों में 1200 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। बांज के पेड़ों की लकड़ियां ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। वहीं पत्तों की मदद से बिछौने बनाए जाते, जो मवेशियों को ठंड से बचाने के काम आते हैं। वन अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं वनस्पति विज्ञानी डॉक्टर VK धवन ने बताया कि चौंकाने वाली बात तो यह है, बांज के जंगलों की जगह चीड़ के जंगल तेजी से फैल रहे हैं। इसका कोई ठोस कारण अभी सामने नहीं आया है। तमाम पहलुओं पर शोध किए जा रहे हैं और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार चीड़ के जंगलों में इतनी तेजी से इजाफा कैसे और क्यों हो रहा है। प्रदेश में यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार हरदम कुछ नए प्रयास कर रही है। प्रदेश के काफी जिलों में यातायात की समस्या के होने से पर्यटन विभाग को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे से जल्द ही देहरादून और दिल्ली के लिए 20 सीटर विमान को उड़ाया जाएगा। पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस संबंध में सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। पिथौरागढ़ पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जिला है। विमान सेवा के लिए शासन स्तर पर प्रयास जारी है। एक दिन पूर्व पिथौरागढ़ पहुंचने पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और सरकार इन केंद्रों के विकास कार्य पर जोर डाल रही है। कार्यक्रम के दौरान विधायक चंद्रा पंत ने पर्यटन विकास को लेकर कई मांगे पर्यटन मंत्री के समक्ष रखी। पर्यटन मंत्री ने उन मांगों पर जल्द कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। आगे देखना होगा कि किस प्रकार सरकार निर्माण कार्यों को अमल में लाती है। एक दिन पूर्व मौसम विभाग ने प्रदेश के राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया था। रविवार को ज्यादातर इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण ठिठुरन बढ़ गई। वहीं नैनीताल जिले में सोमवार को हल्की धूप खिलने से ठंड का असर कम हो गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को मैदानी इलाकों में कोहरा छाए रहने की उम्मीद थी, जिसके चलते सोमवार को भी दिल्ली से 3 फ्लाइट दूर नहीं पहुंची।
इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से मैदानी क्षेत्र कोहरे की चपेट में है, जिसका असर हवाई सेवाओं पर पड़ रहा है। प्रदेश के राजधानी देहरादून समेत आसपास के इलाकों में धूप और बादलों की आंख मिचौली के बीच दिन में ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक अगले कुछ दिन प्रदेश के मौसम में बदलाव के आसार नहीं हैं। कहीं कहीं आंशिक बादलों के साथ धूप खिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार समेत आसपास के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी और शहरी इलाकों में पानी की समस्या जिस तरह से साल दर साल बढ़ रही, उसने प्रदेश जल मंत्रालय के सामने संकट खड़ा कर दिया है। प्राकृतिक स्रोत धीरे धीरे सूखने लग गए हैं। यही देखते हुए जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के वैज्ञानिकों ने राज्य की नदियों के साथ ही झरनों, झीलों, नालों और खालों जैसे सभी जल स्रोतों का सैटेलाइट डाटाबेस तैयार करने को कहा है। यूसेक के निदेशक एवं वरिष्ठ अंतरिक्ष विज्ञानी प्रोफेसर MPS बिष्ट ने बताया कि वैज्ञानिकों की टीम भागीरथी, शारदा, कालीगंगा, केदारगंगा, तिलगाड़, जालंधरी, असीगाड़, कुत्थी, गैरी, सरयू समेत राज्य की तमाम छोटी बड़ी नदियों का सैटेलाइट डेटा तैयार कर रही है। नदियों, झरनों, झीलों, नालों का डाटाबेस तैयार करने के बाद इनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल शक्ति मंत्रालय को सौंपी जाएगी। यूसेक वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि नदियों, नालों और झरनों के बारे में पूरी जानकारी जुटा दी जाती है तो उसी के आधार पर भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए अनेक नीतियां तैयार की जा सकती हैं। द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी सोमवार को फिर से CJM कोर्ट की अदालत में पेश नहीं हुए। कोर्ट के आदेशों को न मानते हुए विधायक लगातार कानूनी कार्रवाई को टालने की कोशिश कर रहे हैं। महिला से दुष्कर्म और उनकी बच्ची का जैविक पिता होने के आरोप में फंसे द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी को DNA सैंपल देने के लिए CJM कोर्ट में पेश होना था। बीती 11 जनवरी को DNA सैंपलिंग के लिए कोर्ट में पेशी के आदेश के खिलाफ विधायक ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट से उनके अधिवक्ता राजेंद्र कोटियाल ने बताया कि हाई कोर्ट की ओर से 13 जनवरी तक मामले में स्टे लगाया गया था, लेकिन इसके बाद सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा रही है कि स्टे आगे भी जारी रहे। दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई। मामले में कोर्ट की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे के बाद होगी।